बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि कार्य है हमारी पहचान। हम कहलाते हैं किसान, हमारा भारत है कृषि प्रधान। लेकर आए हैं हम आप सबके बीच कृषि दर्शन प्रोग्राम। मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खूंटी के किसानों को सिंचाई के लिए अनुदान पर पंप सेट और पाइप देने की है योजना। गढ़वा के मछली पालक 50% अनुदान पर ले सकते हैं प्रोटीन युक्त मछली चारा। पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति। अब समाचार विस्तार से। खूंटी जिला के किसानों को सिंचाई के लिए पंप सेट और पाइप देने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत वैसे लाभुकों का चयन किया जाएगा जिन्हें सिंचाई के लिए मनरेगा कुआं मिला है या जो तालाब जीर्णोद्धार योजना एवं जल निधि योजना के तहत निर्मित परकोलेशन टैंक के लाभान्वित पानी पंचायत के सदस्य हैं। पंप सेट और पाइप देने के लिए 20,000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना से लाभ लेने के लिए भूमि संरक्षण कार्यालय खूंटी में 10 दिसंबर तक आवेदन दे सकते हैं। गढ़वा जिला के मछली पालकों को फीड बेस्ड फिशरीज योजना के अंतर्गत अतिरिक्त मछली उत्पादन के लिए 50% अनुदान पर मछली चारा फ्लोटिंग फिश फीड उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अनुदानित फ्लोटिंग फिश फीड की कीमत 16 रुपये प्रति किलोग्राम है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय गढ़वा में आवेदन दे सकते हैं। राज्य के जो किसान गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं वे इससे बेहतर उत्पादन के लिए उचित देखरेख पर ध्यान दें। इसके लिए 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। साथ ही जड़ों पर मिट्टी चढ़ाए और खरपतवार नियंत्रण के लिए निकाई गुड़ाई करते रहें। गेंदा फूल की खेती में अधिक सिंचाई और कम सिंचाई दोनों हानिकारक है, इसलिए मिट्टी में नमी की उपस्थिति और उसकी आवश्यकता को देखते हुए सिंचाई करें। चूँकि अभी ठंड का मौसम है, इस मौसम में तापमान ज़्यादा कम हो जाए तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई ज़रूर करें। गेंदा फूल के पौधों का जड़ बहुत गहरा नहीं होता है, साथ ही कई दफ़ा ये मिट्टी से ऊपर आ जाता है। इससे पहले जड़, उसके बाद पौधा सूखने का खतरा रहता है। इसलिए जो किसान समय पर गेंदा लगाए हैं वे अभी जड़ पर मिट्टी चढ़ा दें। किसान भाइयों, पहली बात तो हम यही कहेंगे कि अब जो हमारा समय है वो नई बुआई करने का नहीं है। जो हम बुआई या रुपाई कर चुके हैं उन्हीं पौधों का ध्यान दें। जैसा हमने बताया कि नियमित अंतराल पे सिंचाई का अवश्य ध्यान दें। अधिक सिंचाई और कम सिंचाई दोनों ही हानिकारक है। अधिक जो आपका अगर जाड़े के मौसम में देखा जाए तापमान कम है तो 10 से 12 दिन के अंतराल पे या जैसी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से उसमें सिंचाई करते रहें। ये अभी जो कुछ अगर 1-आध महीने पहले हमने जैसे गेंदा का हुआ या जो हमारे सीजनल पौधे हैं अगर हमने उनकी रोपाई की है या उनको लगाया है तो उसमें मिट्टी चढ़ाने पे विशेष ध्यान दें और खरपतवार से मुक्त रखने के लिए उसको निराई गुड़ाई उसकी समय समय पे करते रहें। किसान भाइयों, पालक साग की खेती के लिए वर्तमान तिथि से लेकर फरवरी तक बुआई कर सकते हैं। पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति, पूसा माधवी या ऑल ग्रीन लगाएं। पालक साग की बुआई में 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति, पूसा माधवी या ऑल ग्रीन लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान खेत की जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए कृषि उपकरण डिस्क हैरो की मदद ले सकते हैं। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इसकी कार्य क्षमता 1.5 से 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे प्याज की पिछात खेती में कैसे कीट नियंत्रण करें। किसान भाइयों, यदि विलंब से प्याज का पौधा रोपण करना हो तो बिचड़ा उपचार जरूर करें। इसके लिए रोपाई से पहले
कार्बोस्यूलफेल दवा 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर बिचड़ों के जड़ को उपचारित कर ले। उसके बाद उसे खेत में लगाए। इससे प्याज में मिट्टी जनित रोग सहित कीट नहीं लगेंगे। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। आज हम जानेंगे समन्वित मछली पालन। जी हाँ, समन्वित मछली पालन क्या है और इसे अपनाने से हमें कौन से लाभ प्राप्त होंगे, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं फीचर के माध्यम से। मछली पालन का व्यवसाय दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है। जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता है, उन क्षेत्रों में यह स्वरोजगार, आर्थिक संपन्नता और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रहा है। व्यवसायिक ढंग से मछली पालन करने के लिए किसान भाई प्रशिक्षण प्राप्त कर आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके झारखंड प्रदेश में और अभी के समय में जहाँ पे खेती की प्रमुखता है, वहीं अगर हम मछली पालन की ओर अग्रसित होते हैं किसान भाइयों, तो ये आपके स्वरोजगार, आर्थिकी एवं आत्मनिर्भरता की बात करें अगर, तो ये सबसे उपयुक्त है कि आप मछली पालन से जुड़ें। और मछली पालन आज के समय में बहुत ही, खास करके हम आय को दुगनी की भी बात करें या आत्मनिर्भरता की बात करें, तो इसके लिए काफ़ी एक सशक्त माध्यम है कि आप मछली पालन से किसान भाइयों आप जुड़ें। व्यवसायिक ढंग से मछली पालन करने के लिए संचयन से पहले और संचयन के बाद तालाब का प्रबंधन अलग अलग ढंग से करना आवश्यक है। संचयन से पूर्व तालाब की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। किसान भाइयों, खास करके मछली की जो हमारी खेती होती है, तो ये तकनीकी खेती है। इसमें आप अगर अच्छे ढंग से अच्छी जानकारी लेके करेंगे तो इससे आपको इसका उत्पादन और इसके भरपूर लाभ मिलेंगे। खास करके जैसे हम अगर मछली पालन की बात करते हैं, तो ये आप जो तालाबों का चयन करते हैं वह भी प्रमुख है, जिसमें कि सालों भर पानी रहे और ख़ास करके गर्मियों के मौसम में इसकी पानी की जो सतह है वो कम से कम 4 से 5 फीट रहे। और साथ में जब हम मछली पालन के लिए और अग्रसित आप किसान भाइयों हो रहे हों, तो इसमें विशेष आप ख्याल रखें कि जैसे कि तालाब का संचयन पूर्व प्रबंधन, उसमें हमें क्या करना चाहिए, दूसरा संचयन प्रबंधन कैसे करना चाहिए, और जब मछलियों का आप संचयन कर देते हैं तो उसके बाद आपकी तालाब की प्रबंधन कैसे करनी चाहिए। तो ये 3 विषय जो होते हैं मछली पालन के लिए, आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए प्रशिक्षण के माध्यम से। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जैविक एवं रासायनिक विधियां हैं। मानवीय तरीके से खरपतवारों को हटाएं। खाऊ मछलियों को खत्म करने के लिए महुआ की खली भी कारगर साबित होती है। संचयन से पूर्व ब्लीचिंग पाउडर का तालाब में छिड़काव काफी लाभदायक है। तो खास करके जैसे आप तालाब में जैसे कि खरपतवार नाशी जो है, जलीय खरपतवार हैं, तो उनका या तो मानवीय विधि से आप जाल के द्वारा उसमें ऐसे अलग कर सकते हैं, जलकुंभी हैं या कोई अन्य जलीय पौधे हैं, हाइड्रिला है, तो उसको आप जाल के माध्यम से कर सकते हैं। नहीं तो रासायनिक विधि भी होती है। तो रासायनिक विधि में आप क्या है किसान भाइयों, उसमें जैसे 2,4-D हैं, जैसे जलकुंभी वगैरह हैं, तो उसको आप उससे आप 4 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर सतही जो हमारे ये होते हैं खरपतवार उसको हटा सकते हैं। और साथ में अगर मांसाहारी मछलियाँ रहती हैं आपके तालाब में जो भक्षण कर सकती है आपके संचित मछलियों का, जिसकी साइज़ छोटी होती हैं और वो खा जाती हैं, तो उसके लिए जैसे कि हमारे झारखंड प्रदेश में किसान भाइयों महुआ की खली बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। तो उसके लिए प्रति हेक्टेयर जो है आप अगर हम प्रति एकड़ की बात करें किसान भाइयों, तो उसमें करीब 1 टन 10 क्विंटल या 1000 किलो की खली जो है आप महुआ की खली आप इसको तालाबों में डाल दें। और आप तालाब में डालने के बाद देखेंगे 2 से 3 घंटे में
में जितनी भी इसमें आपकी मांसाहारी मछलियाँ होती हैं वो आपको उपला जाएंगी और उसको आप जाल के द्वारा, तो इससे क्या होता है कि आपकी मिट्टी की, आपकी जो तालाब की जो है उसकी उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाती है और मांसाहारी मछलियों का उन्मूलन भी हो जाता है। तो ये जैविक विधि अच्छी होती है। साथ में अगर आप चाहें तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर का भी जो होता है करीब 200 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको डालें, तो उससे भी क्या होती है, मांसाहारी मछलियाँ का जो है आपका उन्मूलन हो जाता है। संचयन के पश्चात मछलियों के लिए भोजन की व्यवस्था करें। इसके लिए जैविक भोजन के रूप में ताजा गोबर, DAP और चूना की आवश्यकता होती है। हाँ बिल्कुल, किसान भाइयों खास करके जैसे कि प्रशिक्षण इसमें आप कृषि विश्वविद्यालय से भी ले सकते हैं, मछली मत्स्य विभाग जो झारखंड सरकार की है उससे भी ले सकते हैं। और ख़ास करके जब आप मछली पालन के लिए जाते हैं किसान भाइयों, तो किसान भाइयों आप उसमें आपको भोजन की भी व्यवस्था, उसको या तो प्राकृतिक या आपको कृत्रिम भोजन की भी आपको या जैविक भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। खास करके जैसे हम तालाब की बात करें तो जैसे आप संचयन करने जा रहे होते हैं तो संचयन से पूर्व इसमें आप कम से कम जो है वो आप 800 किलो ताज़ी गोबर जो होती है वो डाली जाती है, 8 किलो DAP डालें और उसके बाद आपका जो चूना की मात्रा होती है वो आप करीब इसमें 200 kg डालें। लेकिन जैसे आप संचयन कर देते हैं तो उसके बाद आप जो है उसमें जो है आप ये गोबर की मात्रा आप 400 किलोग्राम प्रति माह और 8 किलो DAP और साथ में आपकी 50 किलो चूना का प्रयोग करें। किसान व्यावसायिक रूप से मछली पालन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा 5 और 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इच्छुक कृषक प्रशिक्षण प्राप्त कर ज्यादा सफलतापूर्वक मछली पालन कर सकते हैं। किसान भाइयों खास करके जैसे कि प्रशिक्षण इसमें आप कृषि विश्वविद्यालय से भी ले सकते हैं, मछली मत्स्य विभाग जो झारखंड सरकार की है उससे भी ले सकते हैं। और ख़ास करके जब आप मछली पालन के लिए जाते हैं किसान भाइयों, तो किसान भाइयों आप उसमें आपको भोजन की भी व्यवस्था, उसको या तो प्राकृतिक या आपको कृत्रिम भोजन की भी आपको या जैविक भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। खास करके जैसे हम तालाब की बात करें तो जैसे आप संचयन करने जा रहे होते हैं तो संचयन से पूर्व इसमें आप कम से कम जो है वो आप 800 किलो ताज़ी गोबर जो होती है वो डाली जाती है, 8 किलो DAP डालें और उसके बाद आपका जो चूना की मात्रा होती है वो आप करीब इसमें 200 kg डालें। लेकिन जैसे आप संचयन कर देते हैं तो उसके बाद आप जो है उसमें जो है आप ये गोबर की मात्रा आप 400 किलोग्राम प्रति माह और 8 किलो DAP और साथ में आपकी 50 किलो चूना का प्रयोग करें। किसान भाइयों खास करके जब आप तालाब में जब आप जाते हैं और इसको जो भोजन देते हैं तो इसमें आप कोशिश करें कि जो आपकी ये भोजन है तो उसमें सुबह में आधी मात्रा दें और शाम में आधी मात्रा दें। तो इससे क्या होगा कि मछलियों को बराबर रूप में उसको भोजन जो सतह पे आ जाती मिलेगी। और साथ में इसमें यह भी होता है कि जैसे पूरक आहार भी इसमें भी आप देते हैं साथ में, जैसे कि आपकी सरसों की खल्ली हो जाती है या आपकी चावल की भूसी होती है, दोनों को 1:1 रेशो में मिला करके और इसको भी जो है आप रात भर फुला करके इसको फिर आप अपने तालाबों में, जैसे कि आप जब संचयन कर लिए होते हैं 2 से 3 महीने तक आप 2 से 3 kg दें। और जैसे जैसे आपकी महीने बढ़ रही होती हैं तो इसकी मात्रा भी बढ़ती है। जैसे कि आपका 10 से 12 महीने का हो जाता है तो उसमें 8 से 10 किलोग्राम की यह जो हमारी जैविक जो हमारी भोजन है उसको देना चाहिए। हाल के वर्षों में मछली पालन के क्षेत्र में कई नई तकनीकों को विकसित किया गया है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा इसे लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका लाभ उठाकर किसान भाई ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बातें करेंगे खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में प्राकृतिक रोल एवं गोंद का महत्व। तो आइए विस्तार से जानते हैं फीचर के माध्यम से। पेड़ पौधे न केवल हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि कई तरह के औषधि एवं अन्य उपयोगी तरल भी प्रदान करते हैं, जिनमें रॉल एवं गोंद शामिल है। पेड़ों के तनों अथवा बीजों से प्राप्त रॉल एवं गोंद में कई पोषक तत्वों में गुण होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाती है। गोंद जो होता है ये पानी में घुलनशील होता है। जो आप देखते हैं कि हम घरेलू चीज़ों में भी ये कागज़ चिपकाने के वगैरह काम में लाते हैं, वो सब जो होता है वो गोंद कहलाते हैं। इसमें बबूल गोंद, धावड़ा गोंद, कराया गोंद आदि शामिल है और जो हम खाने में भी किचन में अपना यूज़ करते हैं। राल जो होती है, राल ये पानी में घुलती नहीं है। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो धूप वगैरह हम जो पूजा सामग्री में जलाते हैं या फिर जो चीड़ पाइन का रोजिन होता है जो पॉलिश वगैरह में यूज़ होता है वो पानी में घुलता नहीं है। इन सब को जो पानी में नहीं घुलते हैं उनको राल बोला जाता है। भारत की सनातनी संस्कृति में आयुर्वेद का अत्यंत महत्व रहा है। कई खाद्य पदार्थों में एवं आयुर्वेदिक दवाइयों में गोंद का इस्तेमाल किया जाता है।
गोंद शरीर को ऊष्मा एवं ऊर्जा प्रदान करता है तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यही कारण है कि सदियों में गोंद की मिठाइयों की मांग रहती है। खाद्य पदार्थों में ये खासकर गोंद का उपयोग हमारे यहाँ प्राचीन कालों से मतलब है और ज़्यादातर गोंद जो होता है गर्मी प्रदान करने वाला होता है, गर्मी या शरीर को ऊर्जा देने वाला। तो आप जानते हैं हमारे यहाँ गोंद के लड्डू, मिठाई, हलवा, पपड़ी, ये सारी चीज़ें खास करके सर्दियों में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक बार लड्डू बना के मान लीजिए हम रख देते हैं उसको पैक डब्बे में, तो काफ़ी दिन तक आप थोड़ा थोड़ा उसको खाना प्लस औषधि दोनों के रूप में उसका सेवन कर सकते हैं और ये काफ़ी पौष्टिक होता है। जैसे छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए या फिर जो जिनका इम्यूनिटी कम है उनके लिए ये काफ़ी पौष्टिक और लाभदायक होते हैं। पेड़ों से प्राप्त गोंद खाने का स्वाद और गुणवत्ता को बढ़ाता है, साथ ही यह द्रवों की घुलनशीलता को स्थिर करता है। इसलिए सॉस, सूप, केक, आइसक्रीम इत्यादि में गोंद का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर जो गोंद होते हैं वो पानी में मिलाने के बाद पानी को गाढ़ा बना देते हैं, ये इसका गुण है। तो इस गुण का उपयोग किया जाता है जो सॉस, सूप हम जो लेते हैं, जैसे पैक फूड में भी जितने ये मैगी वगैरह आते हैं उसमें किसी न किसी रूप में ये गोंद डाला हुआ होता है, ताकि ये सूप को गाढ़ा बनाता है और उसका खाने का भी स्वाद बढ़ाता है और उसका क्वालिटी भी बढ़ाता है। तो इन प्रकार से इसका उपयोग होता है। इसके साथ में ही ये जो ये बाध्यकारी एजेंट, जैसे दो चीज़ों के बाइंड करने वाला या फिर स्टेबलाइज़र, कि जो जैसे जूस का लेयर है कई बार हो जाता है सब नीचे बैठ जाता है, तो ये उसको स्टेबलाइज करता है, स्थिरता प्रदान करता है और तथा मॉइस्चर रिटेन करता है। जैसे वो नमी बरकरार रखेगा। तो इसमें जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जैसे केक हो गया, आइसक्रीम, ब्यूरेजेस, इसमें ये कुल मिला के एक काफ़ी लाभदायक प्राप्त होता है। और जो राल है, राल को जो है चॉकलेट, कैंडी और कॉन्फेक्शनरी चीज़ों में ये एक कोटिंग के लिए या फिर एक चमक प्रदान करने वाले एजेंट के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। गोंद में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, टैनिन, पोटेशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा होने के कारण घाव भरने एवं प्रसव के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए काफी उपयोगी होता है। हाँ, इनमें खाद्य के साथ औषधि भी गुण काफ़ी मात्रा में होता है और ये अपने वेद पुराणों से इसका जिक्र किया हुआ है। तो देखिए ज़्यादातर ये होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, गोंद या राल में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और टैनिन और बाकी अन्य खनिज जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और अन्य शरीर को जो भी आवश्यक ये होते हैं खनिज, ये इनका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। तो इसके कारण ये जिस प्रकार में भी हम सेवन करते हैं ये हमें एक ताकत देता है, पौष्टिक होता है, लाभदायक होता है। सर्दी जुकाम सहित कई रोगों के उपचार के लिए गोंद का प्रयोग किया जाता है। डाइटिंग करने वालों के लिए भी यह फायदेमंद है। अलग अलग राल और गोंद का सर्दी जुकाम से लेके कैंसर के बीमारी तक अलग अलग जगह पे इसका जिक्र किया गया है और इसका इस्तेमाल कैसे करें वगैरह वगैरह लिखे गए हैं। एक साथ इतने छोटे टाइम में तो ये सब का नहीं बताया जा सकता है, मगर इनमें क्या है, आजकल ये पेट साफ करने का भी एक गुण होता है। तो ये क्या होता है, पानी में डालने के बाद हम देखें कि ये फूलता है, तो वैसे हम ये सेवन करने के बाद पेट भरा होने का एहसास कराता है। तो इसके कारण ये आजकल डाइटिंग फूड में भी काफ़ी मात्रा में इसका रिकमेंडेशन डॉक्टर करते हैं। और इसी के साथ ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में भी आजकल ये बहुत सारे इसके जो प्रोडक्ट है प्रचलित हुए हैं, जो कि पेट का अच्छा बैक्टीरिया को बढ़ाता है और जब पेट साफ होगा तो सारी बीमारियां ही गायब होगी। तो इसी के कारण ये एक बहुत अच्छी औषधि के रूप में पाया जाता है। और आज भी आप ग्रामीण भागों में देखेंगे तो ये छोटे छोटे राल और गोंद की छोटी छोटी पुड़ियाँ मिलती है, जो कि वो लोग अपना इस्तेमाल करते हैं। झारखंड जैसे वन प्रदेश में बहुतायत में रॉल एवं गोंद की उपलब्धता न केवल आय प्रदान करने का साधन बन सकता है, बल्कि विदेशी दवाइयों के लिए किए जा रहे बड़े खर्च का विकल्प भी
हो सकता है। देखा ना किसान भाई बहनों, जानकारियां तो हमने आपको दे दी है। अब समय हो गया आपसे विदा लेने का। जाने से पहले हर बार की तरह आपको याद दिला दूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर। साथ ही साथ कृषि दर्शन के हर अंक को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। जी हाँ, यूट्यूब पे। अब जाने से पहले आप हमारा पता भी लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार।